तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन वो इंपीरियल मास्टर के साथ मिलकर जियानचेंग कैपिटल के अंदर चला जाता है, मगर वहां पर उन लोगों को नजर आता है कि उनके दुश्मनों ने पहले से ही लड़ाई के लिए तैयारी कर रखी है। उन लोगों ने वहां पर बड़े बड़े सेंट्स और काफी पावरफुल हाईएस्ट रैंकिंग के मास्टर्स को भी बुला रखा है, जिसकी वजह से उन लोगों का वहां पर जीतना इतना आसान नहीं होगा। मगर इंपीरियल मास्टर वो उन सब लोगों को पहचानता था कि उनमें से कौन कौन लोग उसके अपने थे जो कि अब उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं। वो एक एक का नाम पुकारता है और उन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। वो सब लोग अपनी अपनी वजह बताते हैं कि हमें तुमसे क्या क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोग उसके रिफॉर्म्स को इशू बनाते हैं, कुछ लोगों को वो पर्सनली अच्छा नहीं लगता था, जिसकी वजह से वो सब लोग उसके खिलाफ हो चुके थे। मगर उन लोगों को सरप्राइज तब मिलता है जब मोशन वहां पर अपना झंडा बाहर निकालता है, जो कि असल में डिमोनिक कल्ट सेक्ट का झंडा था। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर वुई वो बाहर खड़ा हुआ होता है और उसकी आर्मी भी बाहर खड़ी थी, मगर जैसे ही ऊपर मौजूद दो लड़कियां उसे इशारा करती हैं तो जनरल वुई यहाँ पर अपने साथ मौजूद एक सोल्जर को इशारा करता है। तो हमें दिखाया जाता है कि फिर वहां पर बहुत बड़े बड़े वॉरियर्स आना शुरू हो जाते हैं, जिनका कद एक बड़े से पहाड़ की तरह होता है। वो सारे के सारे वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक के बाद एक झंडा अपीयर होना शुरू होता है। वो सारे के सारे झंडे डिमोनिक कल्ट सेक्ट के होते हैं, जो कि एक के बाद एक अपीयर होना शुरू हो गए थे। और वहां पर उनके साथ साथ टेलीपोर्टेशन एरेज बने हुए होते हैं, जो कि एक एक करके एक्टिवेट होना शुरू हो गए थे। जिसके बाद हम लोग उस स्नेक गर्ल को देखते हैं। वो उन झंडों को और उन टेलीपोर्टेशन एरेज को देखकर समझ जाती है कि ये तो डिमोनिक कल्ट सेक्ट है। इसका मतलब ये है कि यानकांग आर्मी वो अकेली नहीं है, बल्कि उनके साथ डिमोनिक कल्ट सेक्ट भी मिला हुआ है। और फिर हम लोग देखते हैं कि यानकांग सोल्जर्स एक के बाद एक अपीयर होना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो लोग टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, तो वो लोग कभी भी कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। उस आर्मी को देखते ही सारे ही लोग परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर तो नहले पर दहला हो गया है, क्योंकि उन लोगों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि यानकांग आर्मी इस तरह हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट को अपने साथ मिला लेगी। ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि हमें एग्जाम में कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाए और हम लोग उसके लिए बिल्कुल भी तैयार ना हो। मगर देखते ही देखते यहाँ पर डिमोनिक कल्ट सेक्ट के लोग वो अपनी एनर्जी के जरिए एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देते हैं और उनकी एनर्जी सीधा ऊपर की तरफ चली जाती है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा टेलीपोर्टेशन एरे एक्टिवेट हो जाता है, जो कि पूरे के पूरे एरिया को कवर कर लेता है। और देखते ही देखते पूरा का पूरा पैलेस ही वहां से गायब होकर कहीं दूर जा पहुंचता है। ये देखते ही सारे ही लोग बिल्कुल हक्के बके रह गए थे कि अचानक से पूरा पैलेस ही गायब हो गया है। और यहाँ पर जनरल वुई अपनी आर्मी से कहता है कि चलो अब हमला कर दो। ये कहने की ही देर थी कि फिर जनरल वुई अपनी आर्मी के साथ उन लोगों के ऊपर टूट पड़ता है। हर तरफ आग के गोले बरस रहे होते हैं और वहां पे मौजूद जितने भी वो जायंट्स थे वो सारे के सारे अपने कद का और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस किले की दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि काफी ज्यादा मजबूत थी। मगर उन जायंट्स के आगे वो दीवार भी बिल्कुल कमजोर साबित होती है और बहुत ही आसानी से वो लोग अंदर घुस जाते हैं। मगर वहां मौजूद जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर्स थे वो उन्हें रोकने के लिए अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मगर यानकांग आर्मी वो काफी ज्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि वो अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां पर आई थी। वो लोग अपनी पूरी ताकत के साथ जियानचेंग कैपिटल पर चढ़ दौड़ते हैं, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और लोग यहाँ वहां भाग रहे होते हैं और जो लोग हमले की जद में आ जाते हैं वो मारे जाते हैं। और यहाँ तक के वो पॉइजनस इंसेक्ट जब आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने हजारों सोर्ट्स आ जाती हैं, वो भी उन बारिश की तरफ बरसती जा रही होती है, जिससे वो सारे के सारे एविल बर्ड्स भी बुरी तरह से मारे जाते हैं। इस तरह जियानचेंग आर्मी काफी कमजोर पड़ रही होती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक जायंट सेंट बॉडी वो भी एक जायंट वॉरियर से टकराते ही खत्म हो जाती है। और ऊपर से वो पॉइजनस गर्ल जो कि अपने एविल इंसेक्ट्स का इस्तेमाल कर रही थी वो भी मारी जा चुकी थी और अपने जूनियर को कहती है कि तुम भी भाग जाओ यहाँ से। ये देखते ही उसकी जूनियर वो भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है और हमें दोबारा से मोशन की उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को दिखाया जाता है। वो जैसे ही दोबारा से अपीयर होती है वो उस पैलेस को और उस पूरे के पूरे ग्राउंड को हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट लाकर पहुंचा देती है। ये देखकर वो सारे के सारे सेंट्स परेशान हो गए थे कि आखिर हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और इन लोगों ने ये फॉर्मेशन
हमारे ऊपर क्यों यूज की है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने यानकांग आर्मी के साथ हाथ मिला लिया है? तो इतने में मोशन उनके सामने आता है और वो कहता है कि जो लोग भी मार्शल वर्ल्ड के एथिक्स को और रूल्स को फॉलो नहीं करते वो लोग जिंदा रहना डिजर्व नहीं करते। हेवनली सोल्जर्स ने उस फॉर्मेशन को चारों तरफ से घेरा हुआ होता है ताकि कोई भी वहां से निकलकर भाग न सके। जिसके बाद हम लोग उस एरे के अंदर मौजूद मास्टर लियू किंग वो सब लोगों से कहती है कि अच्छा तो इसका मतलब है कि अब अपने किंगडम को बचाने के लिए हेवनली डिमोनिक कल्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। इतना कहने की ही देर थी कि अचानक से एक एनर्जी बीम रिलीज होती है जो कि उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है, जिस पर वो खुद भी हैरान हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी में उसके गले के बीचों बीच एक सुराख हो चुका था जिसके अंदर से ब्लड निकलने लगा था। यानी कि मास्टर इंपीरियल मास्टर ने अपने सोड नीडल टेक्निक को यूज करते हुए उसका काम तमाम कर दिया था। ये देखकर सब लोग बिल्कुल हैरान हो गए थे कि आखिर इतनी आसानी से लियू किंग को कैसे मार दिया गया। उन सब लोगों के हाथ पैर कांपने लगे थे कि आखिर इंपीरियल मास्टर का पावर लेवल क्या है। मगर इंपीरियल मास्टर कहता है कि चलो इसका तो पता साफ हो गया, अब दूसरे की बारी है। ये सुनते ही सब लोग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। मगर वहां पे मौजूद एक और मास्टर वो उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम इतने लंबे टाइम से एक सीक्रेट प्लानिंग बनाए बैठे थे ताकि तुम हमें जानबूझकर यहाँ पर इकट्ठा करो और हम सबको एक साथ मार सको। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि इंपीरियल मास्टर वो अपनी सोड लाइट टेक्निक को यूज करता है तो वहां पर हर तरफ हमें उसकी सोड एनर्जी दिखाई देती है जो कि पूरे के पूरे ग्राउंड को कवर कर लेती है। मगर जैसे ही वो वापस आती है तो इंपीरियल मास्टर उसे अपनी सोड के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर सब लोग सरप्राइज हो चुके थे क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी ने भी इस तरह के अटैक नहीं देखे थे। और ऊपर से वहां पे खड़े हुए वो तीन ओल्ड एरा के मास्टर्स कहते हैं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जब इसके साथ फाइट की थी तो इसका कल्टीवेशन लेवल इतना हाई नहीं था, मगर ये अब काफी हाईएस्ट रैंकिंग तक जा पहुंचा है। वो लोग इंपीरियल मास्टर से कहते हैं तुमने जानबूझकर अपनी कल्टीवेशन हमसे छुपा रखी थी ताकि तुम हम सब लोगों को एक जगह इकट्ठा कर सको। तुम्हें मालूम था कि हम लोग साउदर्न बॉर्डर पर जरूर हमला करेंगे और इसी मौके का ही तुमने फायदा उठाया है। तुम ये भी शायद जानते थे कि हम सब लोग इकट्ठे ही तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। तो इंपीरियल मास्टर कहता है कि अगर मैं तुम लोगों को हमला करने ना देता तो मैं तुम सब लोगों को इकट्ठा कैसे कर पाता। इतना कहने के बाद इंपीरियल मास्टर फौरन से पीछे मोशन की तरफ इशारा करता है तो हमें दिखाया जाता है कि मोशन के दो डिसेंडेंट वहां पर अपीयर होते हैं और वो अपनी फ्लैग फॉर्मेशन के जरिए अपने सारे के सारे डिसाइपल्स को वहां से टेलीपोर्ट कर देते हैं। और यहाँ पर इंपीरियल मास्टर वो उन सब लोगों से कह रहा होता है कि तो तुम लोगों ने मेरे सेकंड ऑप्शन को चुना था तो अब तुम लोग इसके लिए जरूर तैयार होगे। मैं अब यहाँ पर अकेला मौजूद हूँ, अब तुम होगे और मैं होऊंगा। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि मोशन अपने साथियों के साथ फौरन से एक बड़े से माउंटेन के ऊपर जाकर टेलीपोर्ट होता है और वो सब लोग वहां पर आकर लैंड करते हैं। ये देखकर वो लोग खुद भी सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिर हम सब लोगों को बाहर क्यों निकाल दिया गया है। ऊपर से इंपीरियल मास्टर वहां पर दुश्मनों से अकेला ही घिरा हुआ है, हमें उसकी मदद के लिए वहां पर होना चाहिए था। मगर मोशन कहता है कि इंपीरियल मास्टर ने डिसाइड कर लिया है कि वो अकेला ही वहां पर मौजूद रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अकेला उन लोगों को हैंडल कर सकता है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, इसीलिए उन्होंने हमें बाहर जाने को कहा है। वैसे भी वो गोड्स के अंडर फर्स्ट पर्सन है जो कि इतने ताकतवर है कि वो अकेले ही सब लोगों को डील कर सकेंगे। उन्हें ऐसे ही स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड ऑफ वर्ल्ड नहीं कहा जाता। मगर वो गंजा मोंक कहता है कि क्या तुमने हमें वहां से टेलीपोर्ट करके बाहर निकाला है। इतना कहने के बाद हमें डेमोनिक कल्ट सेक के दो सेंट्स को दिखाया जाता है, वो वहां पर अपीयर होते हैं तो उन्हें देखकर वो सब लोग हैरान हो गए थे क्योंकि फिर उनके बाद वहां पर उनके डिसाइपल्स भी आना शुरू हो जाते हैं। ये सिचुएशन इंपीरियल सेक के उन डिसाइपल्स को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर हम लोग बाहर क्यों हैं और ऊपर से डेमोनिक कल्ट सेक के लोग हमारे साथ क्यों हैं। मगर फिर वो लोग अपनी आंखें बंद करते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा, प्लीज हमें मारिएगा मत। इतने में हम लोग मास्टर जियान शेंग को देखते हैं। वो जैसे ही अपनी टोपी उतारता है तो वान यून उसे पहचान जाता है कि ये तो हमारा ही मास्टर है। उन लोगों को हैरानी होती है कि आखिर मास्टर जियान शेंग यहाँ पे क्या कर रहा है। मगर मोशन कहता है कि तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मोशन को देखते ही सारे के सारे हेवनली डेमोनिक कल्ट सेक के लोग मोशन को वहां पर ग्रीट करने के लिए उसके आगे हाथ जोड़कर झुक जाते हैं और कहते हैं कि होली लैंड मास्टर, हम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये सुनकर उन लोगों के तोते ही उड़ जाते हैं कि होली लैंड मास्टर वो कौन है। मगर जब वो लोग मोशन को देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वो
लोग मोशन को ही होली लैंड मास्टर कह रहे हैं। तो मोशन उन लोगों से कहता है कि इस तरह की फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी तुम लोगों को अब इन लोगों से डरने की भी जरूरत नहीं है। ये लोग हमारे सीक्रेट के बारे में कभी भी किसी को भी नहीं बताएंगे। मगर मास्टर जियान चेन वो फौरन से अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और कहता है कि अगर ये लोग हमसे वादा नहीं करते तो फिर इनका काम यही तमाम कर देते हैं। ये कहते ही वो उन लोगों को डराने के लिए ड्रैगन क्लिन बीस्ट और अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर वो लोग पहले ही काफी ज्यादा डर गए थे और उनकी हवा तो पहले ही टाइट हो चुकी थी। और आखिर में मोशन उन लोगों को डराने के लिए कह देता है कि ठीक है, अगर ये लोग नहीं मानते तो इन्हें मारकर यहीं पे ही दफना दो, ये मंजर काफी ज्यादा खूबसूरत होगा। और वो गंजा मॉन्क तो पहले से ही हार मान जाता है और कहता है कि मैं तो पहले ही डेमोनिक कल्ट सेक्ट का मेंबर हूँ, मैं तो इस सीक्रेट के बारे में किसी को बता ही नहीं सकता। और वान युन वो फौरन से मोशन को कहता है कि ये तो मेरे अंकल हैं और मैं अपने अंकल मास्टर के बारे में किसी को क्यों बताऊंगा। ऊपर से वैसे भी वो हमारे इंपीरियल मास्टर की हेल्प कर रहे हैं, तो फिर हम तो आपस में एलाइज हैं, हमें एक दूसरे के सीक्रेट्स को बिल्कुल भी नहीं रिवील करना। और कॉन्ग चुआन भी कहती है हाँ, हम भी आज से तुम्हारे डेमोनिक कल्ट सेक्ट के ही मेंबर्स हैं। इतने में वो लड़की फिर दोबारा से युनशियान के पास आती है और कहती है कि तुम भी फौरन से अपनी पार्टी बदल लो वरना ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। तो सी युनशियान मुस्कुराते हुए कहती है कि लगता है कि सिस्टर तुम मेरे बारे में नहीं जानती, मैं डेमोनिक कल्ट सेक्ट की एक होली माइडान हूँ। ये बात सुनते ही उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं था कि उनके बीच एक होली माइडान मौजूद है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग दोबारा से इंपीरियल मास्टर को देखते हैं। वो सब लोगों से कह रहा होता है कि तुम लोग चाहते थे ना कि मैं अकेला तुम लोगों के सामने आऊं, तो मैं तुम लोगों के सामने आ चुका हूं। तुम लोग एक साथ मिलकर मुझे मारना चाहते थे, चलो तुम लोग एक साथ मिल चुके हो। मैं जानना चाहता हूं कि तुम लोग क्या अटैक करना चाहते हो, क्योंकि इतनी देर से तुम लोग कुछ भी नहीं कर रहे और चुपचाप खड़े हो। क्या तुम लोगों में हिम्मत नहीं है कि तुम लोग मेरे ऊपर कोई हमला कर सको। अगर हम लोगों को दोबारा से मोशन को दिखाया जाता है, वो एक पहाड़ के ऊपर बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है और वान युन उससे कहता है कि अंकल मास्टर किन, इंपीरियल मास्टर वो इंजर्ड हैं, मुझे लगता है कि आपको डेमोनिक कल्ट सेक्ट के कुछ मास्टर्स को उसकी हेल्प के लिए भेजना चाहिए ताकि हम लोगों से थोड़ी सी सपोर्ट दे सके। मगर मोशन कहता है कि हमारा डेमोनिक कल्ट सेक्ट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया है ताकि हम लोग इंपीरियल मास्टर को पूरा मौका दे सकें कि वो खुलकर फाइट कर सके, और जब वो अटैक करेगा तो फिर कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। इतने में वो गंजा कहता है कि लगता है इंपीरियल मास्टर ने अपना अटैक कर दिया है। उन लोगों को उस बड़े से एरिया के अंदर धुआं ही धुआं नजर आ रहा होता है, जैसे कि वहां पर हर तरफ लड़ाई चल रही हो और हर तरफ अफरा तफरी मच गई हो। मगर उनमें से किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। मगर मोशन वो देखने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि हमारे डेमोनिक कल्ट सेक्ट की वजह से वो मास्टर्स काफी ज्यादा सरप्राइज हुए हैं। मगर ऊपर से इंपीरियल मास्टर क्या वो उन्हें अकेला हैंडल कर पाएगा या नहीं, क्योंकि अगर उसने एक छोटी सी भी मिस्टेक कर दी तो हम सबके लिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। वो अपने डिवाइन आइज का इस्तेमाल करके देखने की कोशिश करता है, मगर उस धूल मट्टी के बीच में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिस पर वो कहता है कि मुझे बैटल सिचुएशन समझ में नहीं आ रही कि वहां पर चल क्या रहा है। इतना कहने के बाद वो अपनी अजूरा स्काई आई को ओपन करने की कोशिश करता है, तो हमें दिखाया जाता है कि वहां पर अजूरा स्काई आई ओपन हो जाती है, जिसे हम लोग स्टार आई कहते हैं। वो स्काई आई अपनी फॉर्मेशन के साथ वहां पर अपीयर हो गई थी, मगर उसके बावजूद भी मोशन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ऊपर से वो फॉर्मेशन भी आहिस्ता आहिस्ता क्रैक होना शुरू हो गई थी, जिससे मोशन कुछ भी नहीं देख पाता और वो फॉर्मेशन पूरी तरह से टूट जाती है। और मोशन कहता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, मगर लगता है शायद मेरा लेवल इतना हाई नहीं है। मगर जब वो दोबारा से देखता है तो उसे अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा था। वो कहता है कि ये हो क्या रहा है, मेरा विजन वो बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है। वो देख पा रहा था कि वहां पर एक जायंट बॉडी के साथ एक वॉरियर जैसे ही मास्टर पर हमला करता है तो इंपीरियल मास्टर वहां से आगे निकल जाता है और अपने एक हाथ के साथ ही एक वॉरियर के स्वॉर्ड अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक करके उसे पीछे धकेल देता है। मगर वहां मौजूद एक और पावरफुल सेंट वो अपने जायंट हैंड के साथ उस पर हमला करने के लिए आता है और यहाँ पर मास्टर वो फौरन से अपनी स्वॉर्ड रोटेशन टेक्निक को यूज करता है, तो उसकी स्वॉर्ड बहुत ही तेजी से घूमते हुए उस जायंट हैंड से जाकर टकरा जाती है, जिससे वो जायंट स्पिरिचुअल बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर अगले सीन में हम लोग उसी फिजिशियन को देखते हैं जिसे इंपीरियल मास्टर ने अपना गद्दार कहा था। वो फौरन से जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो हर तरफ एक ग्रीन फ्यूम फैलाता जा रहा था, मगर इंपीरियल मास्टर वो पलक झपकते ही उसके सामने आ जाता है और उसे पूरी तरह से उड़ा कर रख देता है। और फिर हमें यहाँ पर मोशन को
दिखाया जाता है उसकी आईज बिल्कुल रेड हो चुकी थी। वो कहता है कि मैं अज़ूर स्काई आई के साथ कुछ भी नहीं देख पा रहा था, तो फिर अचानक से मैं ये सब कुछ कैसे देख पा रहा हूँ। लगता है शायद कोई है जो कि मेरी आईज को यूज कर रहा है। लगता है कि वो शख्स सिर्फ वही डीमन किंग हो सकता है जिसने मेरे माइंड के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कास्ट किया था। वो अभी भी मेरे माइंड में मौजूद है। मुझे फिलहाल तो अपनी इस आय के बारे में किसी को भी नहीं बताना, वरना ये सिचुएशन पूरी तरह से खराब हो जाएगी। मुझे ऐसा दिखावा करना है कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे मास्टर्स एक साथ ही हमला करने के लिए जैसे ही इंपीरियल मास्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो इंपीरियल मास्टर वो जैसे ही अपनी सोड निकालता है तो उससे वो इतनी पावरफुल एनर्जी वेव रिलीज करता है जो कि इतनी खतरनाक होती है कि हर एक चीज को तहस नहस कर देती है। मगर उसके बावजूद भी एक वॉरियर वो इंपीरियल मास्टर तक पहुंच जाता है, जिससे इंपीरियल मास्टर अपने आप को तो बचा लेता है। मगर हम देखते हैं कि वो अटैक इतना खतरनाक था कि पलक झपकते ही वो यहाँ से बाहर हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए निकल गया था। और उसे देखकर बाहर खड़े हुए लोग भी हैरान हो गए थे। और आखिर में हम लोग उस वॉरियर को देखते हैं जो कि इंपीरियल मास्टर पर हमला करने आया था। वो उस अटैक से टकराते ही पूरी तरह से कटकर दो टुकड़े हो चुका था। और इंपीरियल मास्टर आगे हमला करने के लिए दूसरे बंदे की तरफ जाता है, तो वहां पर वो ओल्ड लेडी आ जाती है जो कि इंपीरियल मास्टर पर अपने पॉइजनस इंसेक्ट के साथ हमला करना चाहती थी। और वो जैसे ही उस इंसेक्ट को रिलीज करती है तो इंपीरियल मास्टर वो उससे कहता है कि तुम इन इंसेक्ट्स को कंट्रोल करके इन्हें एक वेपन की तरह यूज कर रही हो। ये कहते ही वो उन सारे के सारे इंसेक्ट्स को रोक लेता है, मगर वो सोड मास्टर उसके पीछे आ पहुंचता है। और जैसे ही उसे मारने वाला होता है तो इंपीरियल मास्टर अपने आप को बचा लेता है। और इंपीरियल मास्टर उसके अटैक को रोक कर कहता है कि तुम्हारे सोड स्किल्स लाजवाब है, मगर ये सोड स्किल्स अभी भी उन बेसिक सोड स्किल्स में से हैं जो कि 14 बेसिक सोड स्किल्स कहलाते हैं। तुमने इनसे आगे के सोड स्किल्स बिल्कुल भी नहीं सीखे। ये कहते ही वो उसकी सोड को उसके हाथ से छुड़ाकर ऊपर फेंक देता है और कहता है कि तुम्हारे ये स्किल्स आउटडेटेड हो चुके हैं। इतना कहने के बाद इंपीरियल मास्टर की सोड के पीछे एक एनर्जी आती है जो कि उसे बहुत ही जोर से धकेलते हुए उस वॉरियर की तरफ ले जाती है। और जैसे ही वो सोड मास्टर उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो एनर्जी इतना ज्यादा पुश करती है कि वो सोड मास्टर उसे होल्ड नहीं कर पाता और वो सोड उसकी बॉडी को चीरते हुए उसके आर पार निकल जाती है। और जैसे ही वो वापस से इंपीरियल मास्टर के हाथ में आती है तो इंपीरियल मास्टर अपनी उस सोड के साथ पलक झपकते ही एक के बाद एक वॉरियर को अपने रास्ते से हटाता जा रहा होता है। वो सारे के सारे लोग ऐसा लग रहा था कि जैसे एक जगह रुक से गए हों और इंपीरियल मास्टर वो चुन चुन के एक एक को मारता जा रहा था। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो टाइम को एक जगह फ्रीज सा कर देता है और किसी को हिलने तक का मौका नहीं मिलता, ना ही कोई खुद को बचा पाता है। हम लोग देख पा रहे होते हैं यहाँ पर इंपीरियल मास्टर वो कुछ ही देर के अंदर न जाने कितने ही लोगों का सफाया करके रख देता है। उसके सोड स्किल्स इतने खतरनाक होते हैं कि एक अटैक के बाद कोई भी दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। और ऊपर से उसकी सोड एनर्जी भी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो एनर्जी जिस बंदे से भी टकराती है वो पूरी तरह से इरेज हो जाता है। मगर जैसे ही इंपीरियल मास्टर वो एक जगह आकर रुकता है तो हम देखते हैं कि वहां पे मौजूद एक पोएट इमोर्टल वो अपनी ट्रू पावर शो करता है। और जैसे ही हमला करने वाला होता है तो इंपीरियल मास्टर कहता है कि पोएट इमोर्टल टेक्निक, अच्छा तो तुम भी इनके साथ हो। ये कहते ही इंपीरियल मास्टर अपनी सोड के साथ पलक झपकते ही उस पोएट मास्टर के करीब पहुंच जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो सोड उसके आसपास इतनी तेजी से मूव करती है कि उसे पता भी नहीं चलता और उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। जिसके बाद 9 नेदर वर्ल्ड का मास्टर वहां पर आकर उस पर अपने एक सीक्रेट ट्रेजर से हमला करने की कोशिश करता है, मगर इंपीरियल मास्टर उस अटैक को भी रोक लेता है क्योंकि उसकी डिवाइन सोड शील्ड वो इतनी ताकतवर होती है कि वो उस अटैक को भी आराम से झेल लेती है। और इंपीरियल मास्टर उससे कहता है कि तुमने मेरी इंपीरियल एकेडमी के न जाने कितने डिसाइपल्स को मरवाया है, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें हर हाल में मारूंगा। ये कहते ही इंपीरियल मास्टर उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करते हुए फौरन से आगे की तरफ निकल जाता है। मगर आगे कुछ और वॉरियर्स मौजूद होते हैं जो कि उस पर दोबारा से हमला करना शुरू कर देते हैं। मगर इंपीरियल मास्टर देखता है कि वो चारों तरफ से सोड एनर्जी अटैक से घिरा हुआ है, तो वो फौरन से अपने डिवाइन मल्टी सोड टेक्निक को यूज करते हुए हर एक अटैक को पूरी तरह से निस्तो नाबूद करके रख देता है और हर एक वॉरियर को अपने रास्ते से हटा देता है। मगर वहां मौजूद एक पावरफुल वॉरियर वो अपने मल्टीपल डेगर्स के साथ जैसे ही इंपीरियल मास्टर को मारने वाला होता है तो इंपीरियल मास्टर उसके सारे के सारे डेगर्स को ब्लॉक कर लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जनरल सेक्रेटरी अपनी फुल स्पीड के साथ इंपीरियल मास्टर पर चारों तरफ से हमले शुरू कर देता है जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो इंपीरियल मास्टर की नजरों से नहीं बच पाते। और एक अटैक तो वो सीधा डायरेक्ट इंपीरियल मास्टर के शोल्डर पर करने
वाला था, जिसे मास्टर फोरन से अपनी 2 फिंगर्स के साथ ही पकड़ लेता है और कहता है कि जनरल सेक्रेटरी, तुम एक टाइम पे मेरे सेक्ट के एक बहुत ही अच्छे शख्स हुआ करते थे। ये कहते ही वो उसकी सोड के टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है कि मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें थी। इतने में हम देखते हैं कि इंपीरियल मास्टर की सोड आती है और उस बंदे से टकराती है, तो उसका भी वही काम तमाम हो जाता है। और पीछे खड़ा हुआ वो धर्मा किंग ये देखता है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने के लिए जैसे ही इंपीरियल मास्टर के करीब पहुंचता है तो इंपीरियल मास्टर कहता है कि धर्मा किंग, तुम अब सस्पेंड हो चुके हो। इतना कहते ही इंपीरियल मास्टर अपनी डिवाइन सोर्ड को उसके मल्टीपल फॉर्म्स में कंबाइन करना शुरू कर देता है। जब वो सोर्ड अपने सारे फॉर्म्स कंबाइन कर लेती है तो जैसे ही वो धर्मा किंग के ऊपर गिरती है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो सोर्ड एक एक करके गिरना शुरू हो जाती है, जिससे वो धर्मा किंग उन सोर्ड्स के नीचे दबकर खत्म हो जाता है। इसी तरह इंपीरियल मास्टर वो एक के बाद एक ताकतवर हमला करता जा रहा होता है, मगर अभी तक उसने अपनी ट्रू पावर शो नहीं की थी। वो सिर्फ अभी अपनी 50% पावर के साथ ही लड़ रहा था, जो कि इतनी खतरनाक होती है कि वो सब लोगों को हैरान कर रही थी। और वान यून कहता है कि अब समझ में आ रहा है कि इंपीरियल मास्टर वो गॉड्स के अंडर नंबर 1 सोर्ड मास्टर क्यों है। इंपीरियल मास्टर की स्पीड वो लाइटनिंग स्पीड से भी ज्यादा तेज होती है और वो पल भर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है और अपने दुश्मनों को मार डालता है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं था कि जो उसकी स्पीड को मैच कर पाए या फिर उसकी सोर्ड टेक्निक को हल्की सी भी टक्कर दे पाए। अब तक इंपीरियल मास्टर ने जिस जिस बंदे पर हमला किया था वो बंदा उस अटैक को नहीं रोक पाया था और उन लोगों ने वहां पर एक एरे बना लिया था, जिसकी वजह से वो खुद ही उस एरे के अंदर बंद हो गए थे और इंपीरियल मास्टर उन लोगों को इस तरह मार रहा होता है जैसे कि एक पिंजरे के अंदर बिल्ली कबूतरों को मारती है। इंपीरियल मास्टर के अटैक इतने ज्यादा खतरनाक और रुतलेस होते जा रहे थे कि उन्हें देखकर मोशन खुद भी सरप्राइज हो गया था और वो कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इंपीरियल मास्टर वो इतना ज्यादा रुतलेस हो सकता है। और वो उसके स्किल्स के बारे में कहता है कि विलेज चीफ की सोर्ड स्किल्स के बारे में मैंने सुना था, वो हमेशा अपनी सोर्ड से ही सीखते हैं। उन्होंने बताया था कि सोर्ड कोई भी फॉर्म ले सकती है, चाहे वो एक पावरफुल माउंटेन या फिर एक रिवर की तरह ही क्यों ना बन जाए। और वो यहाँ पर इंपीरियल मास्टर के सोर्ड इंटेंट को देख रहा होता है। वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जिसे उन्होंने सोर्ड इंटेंट को उसके एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा दिया है, शायद इससे ज्यादा हाईएस्ट लेवल की कोई भी सोर्ड टेक्निक नहीं होगी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इंपीरियल मास्टर को मारने के लिए 2 जायंट स्पिरिचुअल बॉडीज जैसे उसके बिल्कुल ऊपर आ जाती हैं और उसे मारने वाली होती हैं, तो हमें दिखाया जाता है कि उन जायंट बॉडीज के चारों तरफ बहुत सारी डिवाइन सोर्ड्स आना शुरू हो जाती हैं, जो कि हजारों की तादाद में अपीयर्स हो जाती हैं। ये देखकर वो दोनों सेंट बॉडीज भी बिल्कुल परेशान हो जाती हैं और देखते ही देखते वो सारी की सारी सोर्ड्स उनकी बॉडी में घुसना शुरू हो जाती हैं, जिससे वो लोग वहीं पर ही पूरी तरह से झुलस जाते हैं और वो जायंट बॉडीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ पर मास्टर जानशियन कहता है कि एक सोर्ड टेक्निक होनी ही इसी तरह की चाहिए। ये कहते ही वो अपनी सोर्ड के साथ एक दरख्त के टुकड़े टुकड़े करके रख देता है और यहाँ पर वो मास्क मैन जब वो अकेला रह जाता है तो वो अपनी सोर्ड लेता है और जाते साथ ही इंपीरियल मास्टर पर टूट पड़ता है और एक के बाद एक अटैक करता है और हर तरह से कोशिश करना शुरू कर देता है, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। हालांकि उसके पास लाइटनिंग स्पीड थी, मगर उसके बावजूद भी वो इंपीरियल मास्टर की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पर मोशन कहता है कि इंपीरियल मास्टर के जितने भी अटैक्स थे वो दूसरे लोगों के सामने तो बिल्कुल ऐसे थे कि जैसे वो लोग उसके आगे बिल्कुल बच्चे हों। अभी तक कोई भी ऐसा शख्स अपीयर नहीं हुआ है, ना ही कोई ऐसी टेक्निक या फिर कोई ऐसी प्लानिंग सामने आई हो कि जिससे पता चले कि ये लोग आखिर इंपीरियल मास्टर को चैलेंज कर क्यों रहे थे। यहाँ पर इंपीरियल मास्टर वो अपनी स्वॉर्ड उस मास्क मैन की बॉडी के अंदर घुसा देता है, जिससे वो मास्क मैन काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, मगर वो अभी भी बिल्कुल ठीक था और उस स्वॉर्ड को पकड़कर हंसना शुरू कर देता है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड एरा का वो मास्टर पीछे से अपीयर होता है और अपने ब्रश के जरिए वहां पर फायर टेक्निक यूज करते ही इंपीरियल मास्टर के चारों तरफ फायर एनर्जी के जरिए उसे कवर कर लेता है। ये देखते ही वो सारे के सारे लोग वहां से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वहां पे हर जगह फायर एनर्जी और लावा आने लगा था। वो लोग यहाँ पर इंपीरियल मास्टर को पूरी तरह से फंसाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अब सही वक्त आ चुका है। इतना कहने के बाद हमें वहां पर कुछ ड्रैगन्स को दिखाया जाता है। जैसे ही वो ड्रैगन्स अपीयर होते हैं तो इंपीरियल मास्टर वो एक फायर डोमेन के अंदर बंद हो चुका होता है और दूसरी तरफ वो ड्रैगन्स भी उसके ऊपर फायर एनर्जी अटैक करने वाले होते हैं।
और वहां पे मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे एक साथ मिलकर अपने कंबाइन अटैक कर देते हैं। तो वो सब के सब एक साथ ही उस फायर डोमेन के अंदर ही अपना फोकस रखते हैं और उसे पूरी तरह से जलाकर निस्तो नाबूद कर देते हैं। मगर उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ती है कि वो उस एरे से बाहर निकल रही होती है और सब लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उन लोगों को लग रहा था कि जैसे किसी ने 9 ड्रैगन फियर्स टेक्निक को यूज किया है, जो कि इतनी खतरनाक होती है कि वो किसी की भी बॉडी को पिघला सकती है। और ऊपर से यहाँ पर उन 9 ड्रैगन टेक्निक्स को बाकी के मास्टर्स ने अपनी टेक्निक्स के साथ कंबाइन किया था, तो जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर बन गई थी। मगर ये स्किल सिर्फ और सिर्फ लिन फैमिली के रॉयल मेंबर्स ही यूज कर सकते हैं। आखिर ये मास्क मैन है कौन, इसकी आइडेंटिटी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस बनती जा रही है। मगर हमें दिखाया जाता है कि इंपीरियल मास्टर की आवाज सुनाई देती है। वो उन लोगों से कहता है कि मैंने तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शंस दिए थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर ला सकूं। ये कहने के साथ ही वो फिर से अपनी वही जायंट स्पिरिचुअल स्पेस सोर्ड यूज करता है, जो कि इतनी खतरनाक होती है कि उसने पहले इस अटैक के साथ पूरे के पूरे एक डीमन गॉड को मार दिया था और उसके साथ उसके पूरे के पूरे पोर्टल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इस मर्तबा वो मास्क मैन उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। उसके लिए वो मल्टीपल मैजिक बेल्स शील्ड यूज करता है, मगर वो सोर्ड आहिस्ता आहिस्ता उन शील्ड्स को तोड़ती जा रही थी। और जैसे ही वो सारी शील्ड्स टूट जाती हैं तो वो सोर्ड उसे हिट करने के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। अचानक वहां पर एक और डिवाइन शील्ड अपीयर हो जाती है, जो कि उस सोर्ड को रोक लेती है। ये देखते ही मास्टर पीछे पलटकर देखता है और वो सब लोग भी पीछे पलटकर देखते हैं, तो उन लोगों को दिखाई देता है कि पीछे एक जायंट गॉड स्टैचू आ रहा है, जिस पर उन लोगों को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर थंडर साउंड सेक्ट भी आ रहा है। वो लोग देखते हैं कि वो लोग अपनी उस जायंट स्टैचू के साथ सीधा उसी डायरेक्शन की तरफ आ रहे हैं। और वो जायंट स्टैचू इतना बड़ा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा माउंटेन हो, मगर उसके बावजूद भी वो उड़ते हुए आ रहा था, जिस पर सब लोगों को काफी हैरानी होती है कि इतना बड़ा माउंटेन जैसा स्टैचू उड़ कैसे रहा है। मगर हमें दिखाया जाता है उस स्टैचू के ऊपर बहुत सारे मॉन्क्स बैठे हुए होते हैं और वो सीधा उसी डायरेक्शन की तरफ आ रहे थे। और जैसे ही वो स्टैचू सीधा उन पहाड़ों के सामने आकर रुकता है तो इंपीरियल मास्टर गुस्से से उन्हें देखता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।